हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रेनू यादव एंड वेलकम टू माय चैनल रेनू यादव इकोनॉमिक्स पॉइंट। आज हमारा जो टॉपिक है वो है आय एवं रोजगार के सिद्धांत। और मैं बता दूं कि यह टॉपिक आपको झारखंड पीजीटी के 3rd नंबर यूनिट में आपको मिलेगा। तो जो झारखंड पीजीटी का जो टॉपिक है आपका, आप सिलेबस जाके देख सकते हो, आपको तीसरे पॉइंट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, ठीक है। तो सिद्धांत में दो सिद्धांत हैं। रोजगार का शास्त्रीय या परंपरावादी सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और दूसरा है केन्स का रोजगार सिद्धांत, ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं द केन्सियंस थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो बस ये दो सिद्धांत याद रखिएगा। एक है आपका क्या, रोजगार का शास्त्रीय जिसे परंपरावादी सिद्धांत, ठीक है, और दूसरा है केन्स का रोजगार सिद्धांत। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं केन्स ने के बारे में थोड़ी सी बातें हम लोग जान लेते हैं। केन्स ने अपने रोजगार सिद्धांत को अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जिसका प्रकाशन 1936 में किया गया था, इस पुस्तक में ही इन्होंने रोजगार के सिद्धांत के बारे में बताया है। केन्स के अनुसार पूर्ण रोजगार की स्थिति एक पूंजीवादी विकसित अर्थव्यवस्था की एक सामान्य स्थिति नहीं होती, एक नॉर्मल कंडीशन नहीं होती है। और उनका मानना था कि सभी तरह के अर्थव्यवस्थाओं में, चाहे मिश्रित हो, समाजवादी हो, ठीक है, किसी भी तरह की अर्थव्यवस्था, उसमें बेरोजगारी पाई ही जाती है, ठीक है। चलिए तो आगे और कुछ बातें हैं जो बिल्कुल जाननी चाहिए। जैसे अगर बात करें तो 20वीं शताब्दी में रोजगार का सिद्धांत का प्रतिपादन का अगर श्रेय किसे दिया जाता है तो वो केन्स को दिया जाता है। इसके पहले भी रोजगार का शास्त्रीय सिद्धांत प्रचलित था, लेकिन केन्स ने इस सिद्धांत को बहुत ही त्रुटिपूर्ण बताया और उन्होंने अपना एक अलग सिद्धांत दिया। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का सिद्धांत का अध्ययन किया और उसके बाद उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया, जिसे रोजगार का सिद्धांत या आय सिद्धांत के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग अलग अलग तरीके से व्याख्या करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग पहले केन्स का रोजगार का सिद्धांत देखेंगे, उसके बाद शास्त्रीय या परंपरावादी सिद्धांत को देखेंगे। तो केन्स के अनुसार बेरोजगारी का मुख्य कारण प्रभावपूर्ण मांग में होने वाली कमी है। अच्छा, ये प्रभावपूर्ण मांग किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन भी जानना जरूरी है, ठीक। तो यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रभावी मांग किसे कहते हैं। तो प्रभावी मांग से आशय है कि मांग के उस बिंदु से जहाँ पर यह सामूहिक पूर्ति के बराबर होती है। मतलब कि अर्थव्यवस्था में कि मांग का यह स्तर होता है। प्रभावी मांग क्या होता है, अर्थव्यवस्था का वह स्तर होता है जहाँ पर समस्त पूर्ति से पूर्णतः मतलब संतुष्ट हो जाते, पूर्णतः संतुष्टि होती है और इसलिए उत्पादक द्वारा उत्पादन बढ़ाने या घटाने की कोई प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। तो याद रखिएगा, प्रभावी मांग कहाँ होता है, जहाँ पर मांग और पूर्ति दोनों ही बराबर होते हैं। सामूहिक पूर्ति क्या होती है, मांग के बराबर हो जाती है, तो उसे ये प्रभावी मांग कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि इसके आगे हम लोगों को और क्या देखना है। अब यहाँ पे केन्स के अनुसार बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। तो बेरोजगारी का मुख्य कारण है प्रभावपूर्ण मांग में होने वाली कमी। यानी कि जब प्रभावपूर्ण मांग में कमी होगी तो याद रखिएगा बेरोजगारी होगा। प्रभावपूर्ण मांग कुल मांग का वह स्तर होता है जिस पर वह कुल पूर्ति के बराबर होती है। तो प्रभावपूर्ण मांग क्या है, कुल मांग का वह स्तर होता है, उस लेवल को दिखाता है जहाँ पर कुल पूर्ति बराबर होती है। इसलिए प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाकर बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। तो केन्स का यह विचार था कि बेरोजगारी को दूर करके पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक है। केन्स के अनुसार कि अगर बेरोजगारी को दूर करना है तो पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, सरकारी हस्तक्षेप को अपनाना पड़ेगा। ये याद रखिएगा, ये केन्स का सिद्धांत मतलब उनका विचार था, उन्होंने अपने सिद्धांत में इस बात को शामिल किया है, ठीक है। तो केन्स के रोजगार की कुछ मान्यताएं हैं। केन्स की रोजगार की मान्यता क्या है, तो यहाँ पर देखते हैं कुछ मान्यताएं हैं। पहला है कि केन्स की जो मान्यता है कि रोजगार का सिद्धांत अल्पकाल में लागू होता है। तो याद रखिएगा, केन्स की जो मान्यता है कि केन्स का जो रोजगार सिद्धांत है उसकी पहली मान्यता है कि वह अल्पकाल में लागू होता है। याद रखिएगा, यानी कि शॉर्ट पीरियड के लिए ही लागू होता है, जिसमें उत्पादन की तकनीक और स्थिर पूंजी की मात्रा प्रायः परिवर्तन नहीं होता। मतलब इनकी जो मान्यता है कि जो उत्पादन के तकनीक है, टेक्निक्स है प्रोडक्शन की, ठीक है, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन और
फिक्स्ड कैपिटल की जो मात्रा दी गई है वो निश्चित होता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। दूसरा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था है जिसमें रोजगार तथा आय के स्तर पर विदेशी व्यापार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? एक बंद अर्थव्यवस्था है जिसमें रोजगार तथा आय के स्तर पर विदेशी व्यापार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है। तो इस तरह से केन्स का रोजगार सिद्धांत किस पर आधारित है? क्लोज्ड इकोनॉमी पर है, याद रखिएगा, बंद अर्थव्यवस्था पर आधारित है। तीसरा है कि वस्तु की कीमतें और उत्पादन के साधनों की कीमतें स्थिर रहती हैं। केन्स के अनुसार जो वस्तु की कीमत है और उत्पादन के साधन की जो कीमत है, तो उत्पादन के साधन आप लोगों को पता ही होगा, भूमि, श्रम, पूंजी है ना, साहसी। तो इनके जो कीमत है, उनके जो पारिश्रमिक दिए जाते हैं वो स्थिर रहते हैं, उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है। आगे है चौथा पॉइंट, श्रमिकों में मुद्रा भ्रांति है। इसका मतलब यह है कि श्रमिक यह मानते हैं कि नगद मजदूरी जिस अनुपात में बढ़ेगी, वास्तविक मजदूरी भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। तो श्रमिक यह मान के चलते हैं कि नगद मजदूरी जिस अनुपात में बढ़ रही है, हमारी रियल वेजेस जो होते हैं उसी अनुपात में बढ़ेगी, एक ये मान्यता भी है। चलिए नेक्स्ट, इसका मान्यता है मुद्रा केवल विनिमय के माध्यम का कार्य ही नहीं है, बल्कि इसके द्वारा मूल्य का संचय भी किया जाता है। यह भी एक मान्यता है, याद रखिएगा, कि मुद्रा सिर्फ विनिमय का एक माध्यम नहीं है, बल्कि इसके द्वारा मूल्य का संचय भी किया जाता है। 6 नंबर है पॉइंट 6 नंबर है, संतुलन की स्थिति अपूर्ण रोजगार की अवस्था में भी संभव है। ठीक है, याद रखिएगा, संतुलन की स्थिति अपूर्ण रोजगार में भी क्या हो सकता है? संभव हो सकता है, ये याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है बचत आय का और निवेश ब्याज की दर का फलन है। बचत आय का, याद रखिएगा, बचत किसका? आय का, और निवेश किसका है? ब्याज की दर का फलन है। और उसके बाद जो 8वां पॉइंट है वो है ब्याज मौद्रिक तत्वों पर निर्भर करता है। तो ये 8 मान्यताएं हैं जो बिल्कुल याद रखनी है। ठीक है। और अगर बात करें तो उत्पादन के क्षेत्र में क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम या लागत वृद्धि नियम लागू होता है, याद रखिएगा इस सिद्धांत में। ठीक है। अच्छा, और कुछ बातें हैं जो कि जैसे अगर मान लीजिए हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ कॉपी कलम उठाएं और लिखे भी, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पास बुक्स नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होगा, तो प्लीज़ नोट्स भी बना लें। हाँ, अच्छा, प्रोफेसर केन्स ने बताया था कि समाज में रोजगार की कुल मात्रा प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करती है। ठीक है, याद रखिएगा, समाज में अगर रोजगार लाना है तो उसके लिए क्या करना होगा? इफ़ेक्टिव डिमांड होना ही चाहिए। और याद रखिएगा, इसमें समाज की जो अगर बात करें प्रभावपूर्ण मांग 2 भागों में बटी हुई है। एक तो उपभोग संबंधी वस्तु होता है, यानी कि डिमांड फॉर कंजप्शंस गुड, और दूसरा होता है विनियोग संबंधी वस्तु, डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट गुड्स। तो ये भी याद रखिएगा कि समाज में 2 तरह की वस्तुएं होती हैं, एक तो होता है कंजप्शन गुड्स और दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट गुड्स। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इनकी सिद्धांत की क्या व्याख्या है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। केन्स के रोजगार के सिद्धांत की व्याख्या। केन्स के रोजगार सिद्धांत के अनुसार अल्पकाल में राष्ट्रीय आय या उत्पादन का स्तर पूर्ण रोजगार के स्तर से कम या उसके बराबर निर्धारित हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर अल्पकाल समय है तो राष्ट्रीय आय या उत्पादन का स्तर पूर्ण रोजगार के स्तर से क्या हो सकता है? कम या बराबर हो सकता है, याद रखिएगा। और इसका कारण क्या बताया उन्होंने कि अर्थव्यवस्था में कोई ऐसी स्वचालित व्यवस्था नहीं होती है जो हमेशा ही पूर्ण रोजगार का स्तर को कायम रख सके। समझ में आ गया? उसके बाद केन्स के अनुसार अल्पकाल में राष्ट्रीय आय के अधिक होने का अर्थ है कि केन्स ने कहा कि अल्पकाल में अगर राष्ट्रीय आय कम हो रही है तो इसका अर्थ है कि रोजगार की मात्रा क्या है? कम है। और इस प्रकार केन्स का रोजगार सिद्धांत
रोजगार निर्धारण का भी सिद्धांत है, क्योंकि उन्होंने रोजगार के निर्धारण की ही बात कर दी है इसमें, और राष्ट्रीय आय निर्धारण का सिद्धांत भी है। तो रोजगार का निर्धारण और राष्ट्रीय आय का निर्धारण दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं। अगर राष्ट्रीय आय का निर्धारण अल्पकाल में कम या अधिक होता है तो उसके आधार पर ही रोजगार निर्धारित होती है। ओके, इसके बारे में एक अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कहा है डिलर्ड के अनुसार केन्स के रोजगार सिद्धांत का तार्किक आरंभ बिंदु प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत है। यानी कि इन्होंने कहा कि केन्स का जो रोजगार सिद्धांत है मुख्य रूप से वो प्रभावपूर्ण मांग पर ही आधारित है। ठीक है, याद रखिएगा। तो डिलर्ड ने ऐसा कहा है, तो इसका कुछ कारण है। इसका कारण क्या है कि अगर हम लोग बात करें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इस प्रकार मांग में कमी होने से बेरोजगारी उत्पन्न होने का कारण तो स्पष्ट है। और इसका कारण क्या है कि अर्थव्यवस्था में जिस अनुपात में राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है उससे कम अनुपात में राष्ट्रीय उपभोग में वृद्धि होती है। यानी कि जिस तरह से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है उससे कम ही अनुपात में हम लोग क्या करते हैं ना, कंजप्शन करते हैं, जिससे आय एवं उपभोग में क्या होता है, एक अंतर हो जाता है। यदि अगर आय एवं उपभोग में अंतर को, आय और उपभोग के अंतर को विनियोग के द्वारा पूरा नहीं किया जाता है, इन्वेस्टमेंट के द्वारा पूरा नहीं किया जाता है, तो बेरोजगारी फैलती है। और यही कारण है कि रोजगार में वृद्धि के लिए विनियोग में वृद्धि करके प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि करना आवश्यक हो जाता है। मतलब कि रोजगार में अगर वृद्धि करना होगा तो विनियोग में भी वृद्धि करना होगा, ताकि प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि होगी। और हम देखते हैं कि केन्स के रोजगार सिद्धांत का मुख्य बिंदु क्या है, प्रभावपूर्ण मांग ही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कि केन्स के रोजगार सिद्धांत को प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो केन्स का जो रोजगार सिद्धांत है उसको प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, थ्योरी ऑफ इफेक्टिव डिमांड, याद रखना है। ठीक है, ओके। और कुछ इसमें बातें हैं, जैसे कि अगर पहला है यहाँ पर हम लोग कुछ बातें हैं जैसे कि याद रखनी होगी। केन्स के रोजगार सिद्धांत में प्रभावपूर्ण मांग एक महत्वपूर्ण है। प्रभावपूर्ण मांग और उसके तत्वों को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। चलिए, प्रभावपूर्ण मांग यहाँ पे दिया हुआ है। प्रभावपूर्ण मांग कुल मांग और कुल पूर्ति पर निर्भर करती है, अर्थात कुल मांग और कुल पूर्ति के संतुलन को दिखाती है। इसका मतलब यह हुआ कि कुल मांग के केवल उस स्तर को प्रभावपूर्ण मांग कहा जाएगा जिस पर कुल पूर्ति बराबर हो। यानी कि कुल मांग और कुल पूर्ति जहां बराबर होंगे वो आपका इफेक्टिव डिमांड कहलाएगा। ठीक है, यानी कि प्रभावपूर्ण मांग। कुल पूर्ति क्या है? कुल पूर्ति से अभिप्राय है, मतलब अर्थ है कि रोजगार के विभिन्न स्तरों पर मिलने वाली कुल पूर्ति कीमत से जो उत्पादकों को प्राप्त होती है। मतलब उत्पादन के विभिन्न स्तर को कायम रखा जा सके। अल्पकाल में कुल पूर्ति हमेशा स्थिर रहती है। कुल मांग क्या है? कुल मांग से अभिप्राय उस तालिका से है जो रोजगार के विभिन्न स्तरों पर मिलने वाली कुल मांग कीमत को दिखाती है, जिसकी संभावना केन्स के अनुसार कुल मांग को दो भागों में बांट सकते हैं, उपभोग और निवेश। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, इसमें हम लोग जान लेते हैं उपभोग क्या है और निवेश क्या है। उपभोग क्या है? उपभोग वस्तुओं पर व्यय किया जाता है। उपभोग क्या है? वस्तुओं पर जो व्यय किया जाता है उसे उपभोग व्यय कहते हैं। अच्छा, उपभोग मतलब जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं, तो उस पर जो भी खर्च किया जाता है उसे हम लोग उपभोग व्यय कहते हैं। उपभोग व्यय मतलब मुख्य रूप से दो तत्वों अर्थात उपभोग प्रवृत्ति और राष्ट्रीय आय पर निर्भर करती है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे निवेश, पूंजीगत वस्तुओं जैसे मशीन आदि पर जो व्यय किया जाता है उसे निवेश कहते हैं। अर्थात निवेश से अर्थ है उन खर्चों से जिसके द्वारा पूंजी में वृद्धि होती है। निवेश मुख्य रूप से तत्वों अर्थात ब्याज की दर और पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर निर्भर करती है। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, सीमांत उत्पादकता पर निर्भर करती है। आगे केन्स के रोजगार के कुछ सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी दी गई हैं कि केन्स के रोजगार सिद्धांत की क्या आलोचना है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें हम लोगों ने केन्स के रोजगार के सिद्धांत को देख लिया और उसके केन्स के रोजगार सिद्धांत से संबंधित कुछ आलोचनाएं दी गई हैं। तो क्या है आलोचनाएं? पहला है, केन्स के अनुसार एक अर्थव्यवस्था में संतुलन की स्थिति पूर्ण रोजगार से कम स्तर पर भी हो सकती है।
अनेक अर्थशास्त्रियों ने किन्स की इस धारणा की आलोचना की है। ठीक है। दूसरा, किन्स का रोजगार सिद्धांत एक अल्पकालीन विश्लेषण या दीर्घकालीन से संबंध नहीं रखता है। किन्स का रोजगार सिद्धांत पूर्ण प्रतियोगिता की अवास्तविक धारणा पर आधारित है। किन्स का रोजगार सिद्धांत एक सामान्य सिद्धांत नहीं है, क्योंकि यह सिद्धांत प्रत्येक प्रकार की समस्या का ना तो समाधान करता है और ना ही प्रत्येक अर्थव्यवस्था में लागू होता है। किन्स का रोजगार सिद्धांत बंद अर्थव्यवस्था की अवास्तविक मान्यता पर आधारित है। किन्स ने ब्याज की दर को केवल एक मौद्रिक घटना माना है, लेकिन हैंसन हिक्स के अनुसार ब्याज की दर पर वास्तविक तथा मौद्रिक दोनों प्रकार के तत्वों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है। किन्स के सिद्धांत की ये आलोचनाएं हैं जो अर्थशास्त्रियों के द्वारा दी गई हैं, तो बिल्कुल इन आलोचनाओं को याद रखना है। और अगर बात करें कि किन्स के रोजगार से संबंधित किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इसमें। तो कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस ज़रूर करें, और मैं भी इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस ज़रूर लाऊंगी। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, जैसे मैं बताती हूँ, जैसे किन्स के रोजगार सिद्धांत का प्रारंभिक बिंदु क्या है। तो अभी मैंने बताया, और ये पीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया सवाल है। और एक सवाल पूछा गया है कि वास्तविक, अगर बात करें, अच्छा एक और है, किन्स के रोजगार सिद्धांत में पूर्ण रोजगार की स्थिति में सामूहिक पूर्ति वक्र हो जाता है। तो ये मैंने नहीं बताया है वक्र से संबंधित, पर इसका आंसर हमेशा याद रखिएगा, अनुलंब हो जाता है। ओके। और इसमें अच्छा, पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी प्रकाशित हुई। ये पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया है, इसका वर्ष मैंने आपको बताया है। तो रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत के अनुसार हम लोग आज देखेंगे क्या नियम है और इनकी क्या मान्यताएं हैं, इनके क्या सिद्धांत हैं। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत के अनुसार पूर्ण रोजगार एक ऐसी स्थिति है जिसमें उन सब लोगों को रोजगार मिल जाता है जो प्रचलित मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार होते हैं, और इस प्रकार अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार की अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं पाई जाती। ये एक सिद्धांत जो है आपका रोजगार का शास्त्रीय सिद्धांत है। अच्छा, रोजगार के शास्त्रीय सिद्धांत से संबंधित कौन कौन से ऐसे अर्थशास्त्री हैं, तो जे.एस. मिल, मार्शल, पीगू, याद रखिएगा। इनके अनुसार रोजगार के शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार जो मैंने बताया कि अर्थव्यवस्था में हमेशा क्या रहती है, फुल एम्प्लॉयमेंट रहती है, पूर्ण रोजगार रहती है, और यदि किसी समय वास्तव में पूर्ण रोजगार की स्थिति भी नहीं रहती, तब भी अर्थव्यवस्था में यह प्रवृत्ति बराबर पूर्ण रोजगार की ओर ही होती है। मतलब अगर नहीं भी है तो भी वहाँ पे पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और ऐसा क्यों? क्योंकि साधारण परिस्थिति में यह है कि पूर्ण रोजगार के स्तर पर अर्थव्यवस्था स्थायी संतुलन में होता है। शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों के अनुसार यदि संतुलन में कोई बाधा उत्पन्न होती है तो इसका कारण होता है बाजार की मुक्त शक्तियाँ, यानी कि फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस, याद रखिएगा, जिसमें सरकार और निजी एकाधिकार बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करते हैं, जिसके कारण से अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी होती है। और यदि इस प्रकार का हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था में ना हो तो पूर्ण रोजगार की स्थिति होगी अर्थव्यवस्था में, ऐसा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मानते हैं। ठीक है। और अगर अन्य शब्दों में हम लोग कहें तो अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि समाज में आर्थिक स्वतंत्रता दिया जाए, सरकार उस पर किसी तरह का नियंत्रण ना करे। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अनुसार यदि किसी उद्योग या फर्म में अधिक मजदूर या साधन लगे हुए हैं तो इसका मतलब यह है कि वे किसी दूसरे उद्योग से या फर्म से उनको लाया गया होगा जहां उनकी कमी होगी, यानी कि वैसे फर्म से लाया गया होगा जहाँ पे वो अधिक मात्रा में वहाँ पे काम कर रहे होंगे, और उस फर्म में ले जाया गया होगा जहाँ पे उनकी कमी हो, मतलब जहाँ पे लोग नहीं होंगे काम करने के लिए। तो ऐसा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मानते हैं। तो मजदूरों या फिर साधनों को वास्तव में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर रोजगार के बीच में, मतलब एक स्थान के रोजगार और दूसरे स्थान के रोजगार के बीच में क्या करना पड़ता है, चयन करना पड़ता है, ना कि रोजगार और बेरोजगारी के बीच में चयन करना पड़ता है। मतलब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अनुसार बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में हो ही नहीं सकती, लोग प्रचलित मजदूरी पे काम करेंगे ही करेंगे, और एक स्थान से दूसरे स्थान पे उनको शिफ्ट भी कर दें तो वो हंसी खुशी एकदम प्रेम से काम करेंगे, पर ऐसा होता है?
ये आप लोगों को पता ही होगा। अच्छा, तो शास्त्रीय अर्थशास्त्री अगर हम लोग बात करें तो इनके सिद्धांत उनके समय में कहीं ना कहीं सही होंगे, क्योंकि अभी के टाइम में क्या है ना, बहुत इकोनॉमी बहुत ही बड़ी हो गई है और बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग इकोनॉमी है। अभी अगर हम लोग बात करें तो इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा विस्तार हो चुका है, तो कहीं ना कहीं ये सिद्धांत लागू नहीं होता है। लोगों की अपनी ज़रूरतें हैं और वो छोटी सी अमाउंट में काम करना नहीं चाहेंगे, कि जो मज़दूरी चल रही है उस पर काम नहीं करेंगे, वो चाहेंगे कि उनको ज़्यादा अमाउंट मिले। तो ये सारी कुछ बातें हैं। तो रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत का अर्थ और परिभाषा। रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत विभिन्न परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के विचार में समन्वय का एक परिणाम है। रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत पूर्ण रोजगार की धारणा पर आधारित है, इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार पूर्ण प्रतियोगी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति एक सामान्य स्थिति के रूप में होती है, ऐसा मानते हैं। अगर बात करें इस क्लासिकल थ्योरी की, तो इसमें लर्नर ने कहा है कि पूर्ण रोजगार वह अवस्था है जिसमें वे सब लोग जो मजदूरी की वर्तमान दरों पर काम करने के योग्य या इच्छुक हैं, बिना किसी कठिनाई के काम प्राप्त कर लेते हैं। तो इन्होंने इस सिद्धांत के बारे में अपनी राय दी है। अब है कि रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत की कुछ मान्यताएं। अच्छा, इसमें क्या है ना कि इस मान्यता को जानने से पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं। जैसे जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, यह थ्योरी पूर्ण रूप से अगर बात करें तो पूर्ण रोजगार की मान्यता पर तो आधारित है, पर ये जो पूर्ण रोजगार की जो मान्यता है वो जेबी से के बाजार नियम पर बिल्कुल आधारित है, क्योंकि इस नियम के अनुसार अर्थव्यवस्था में सामान्य बेरोजगारी और अति उत्पादन की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। और क्यों नहीं होती? क्योंकि कुल मांग की अपर्याप्तता की संभावना हो ही नहीं सकती। तो जेबी से के बाजार नियम जो है इसी मान्यता पर आधारित है कि जो पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजन कर लेती है। मतलब ये है कि अब इसका मतलब ये है कि प्रत्येक उत्पादक जो है बाजार में वस्तुएं इसलिए बेचने के लिए लाते हैं ताकि उससे वह दूसरी वस्तु को खरीद सके। मैं इस थ्योरी को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के द्वारा जो रोजगार का सिद्धांत दिया गया है वो जेबीसी के बाजार नियम पर ही आधारित है, क्योंकि उनका मानना था कि अर्थव्यवस्था में हमेशा रोजगार रहता है और यहाँ पर जो जेबीसी ने कहा कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजन कर लेती है, तो कहीं ना कहीं दोनों बिल्कुल सेम है, बिल्कुल समान ही सिद्धांत है। जैसे लोग यहाँ पर जैसे इन्होंने बताया है कि लोग काम एवं उत्पादन इसलिए करते हैं ताकि वे उपभोग द्वारा संतुष्टि प्राप्त कर सके। अर्थव्यवस्था में जो भी कुछ उत्पादित किया जाता है उससे दूसरी वस्तुओं के लिए मांग का सृजन स्वयं हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अतिरिक्त मांग इसलिए होता है क्योंकि अतिरिक्त पूर्ति हुई, इसका मतलब है कि अतिरिक्त मांग होगा। इस प्रकार की व्याख्या वस्तु विनिमय प्रणाली पर जरूर लागू होती है, लेकिन मुद्रा के आगमन से अगर बात करें तो इस प्रक्रिया में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। मुद्रा क्या करती है? विनिमय प्रणाली को और आसान बनाती है। जब कोई साधन उत्पादन में लगाया जाता है तो उससे वस्तु की उत्पत्ति होती है और उत्पत्ति में लगे साधनों को उनकी आय के रूप में हम लोग अदायगी कर देते हैं। इस प्रकार उत्पादित वस्तु की बिक्री से नियोक्ता को जो रकम प्राप्त होती है वह उत्पादित वस्तु की लागत के बराबर हो जाती है। ये याद रखना है। यदि उत्पादन में लगे साधन अपनी उत्पादकता के अनुकूल ही पारिश्रमिक लेने को तैयार हो जाते हैं, मतलब जो साधन जो श्रमिक काम कर रहे हैं और वो रेडी है उस मूल्य को लेने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रत्येक श्रमिक को ठीक वही वस्तु खरीदनी चाहिए जिनका वो उत्पादन कर रहे हैं। बस यही चीज़ समझना है यहाँ पे। इसका मतलब यह है कि उसके रोजगार से जो नई आय प्राप्त होती है उनके द्वारा उतनी मात्रा में वस्तुओं की मांग सृजन होगा। तो जेबीसी का कहना था कि जब कोई श्रमिक कार्य करते तो उनको क्या करते, उत्पादक पेमेंट करते हैं और श्रमिक क्या करते, उस पैसे से उत्पादित वस्तुओं का उपभोग कर लेते। तो इस तरह से क्या होगा कि पूर्ति क्या है, पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजन कर लेती है। तो सेम यही धारणा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने किया कि अर्थव्यवस्था में जो प्रचलित मजदूरी है उस पर अगर लोग काम करना शुरू कर दे तो बेरोजगारी रहेगी ही नहीं, रहेगी ही नहीं, बेरोजगारी ख़त्म हो जाएगी और लोग बिल्कुल पूर्ण रोजगार की स्थिति में आएंगे। मतलब कहने का एक ही था, जेबीसी का नियम के आधार पर ही यह
शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा दिया गया जो नियम है वो आधारित है। बस इतना याद रखना है। अच्छा, रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत किस मान्यता पर आधारित है? यहाँ पे पहला है कि बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। बाजार में परंपरावादी सिद्धांत के अनुसार कीमतों, मजदूरी तथा ब्याज की दर में लोचशीलता पाई जाती है, अर्थात आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किए जा सकते हैं। आगे है, इस सिद्धांत के अनुसार मुद्रा केवल एक आवरण मात्र है और इसका आर्थिक क्रियाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट है कि आर्थिक क्रियाओं में सरकार की ओर से किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। अर्थशास्त्रियों के क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अनुसार बाजार मांग और पूर्ति की शक्तियाँ कीमतों को निर्धारित करती हैं। चलो, निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं, ये याद रखिएगा। उसके रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत अल्पकाल में लागू होता है। बचत और निवेश दोनों ही ब्याज की दर पर निर्भर करते हैं। यह भी मान्यता है कि अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था है, इस पर विदेशी व्यापार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये मान्यताएं थी जो बिल्कुल आप लोग नोट कर लेना। अब है कि रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत के बारे में हम लोग क्या निष्कर्ष निकालते हैं, ये लास्ट पॉइंट है इसका। तो अगर हम लोग बात करें कि रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत का निष्कर्ष, तो निम्नलिखित है। पहला, पूर्ण रोजगार की स्थिति एक सामान्य स्थिति है। दूसरा, पूर्ण रोजगार का अर्थ है अनैच्छिक बेरोजगारी की अनुपस्थिति, यानी कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अनुसार अर्थव्यवस्था में अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं पाई जाती, क्योंकि सब तो ऐच्छिक अपनी इच्छा के अनुसार काम में लगे होते हैं, इसीलिए। अच्छा, पूर्ण रोजगार की अवस्था में संघर्षात्मक और ऐच्छिक आदि प्रकार की बेरोजगारी पाई जा सकती है। ठीक है। आगे है, संतुलन की अवस्था में केवल पूर्ण रोजगार की दशा ही संभव है। और चौथा है, सामान्य बेरोजगारी संभव नहीं है, परंतु अल्पकाल के लिए असाधारण परिस्थितियों में आंशिक बेरोजगारी पाई जा सकती है। तो ये इनके सिद्धांत की कुछ निष्कर्ष हैं जो बिल्कुल वास्तविक रूप से सच है, क्योंकि अगर बात करें तो यहाँ पे ऐच्छिक बेरोजगारी तो के बारे में, या फिर बोल सकते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, आगे देखते हैं। अब है कि रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत पर केंज की आपत्ति और आलोचनाएं। तो मैंने कहा था कि हम लोग दो सिद्धांत पढ़ेंगे, एक तो केंज का रोजगार सिद्धांत जो पहले हम लोगों ने देखा, और रोजगार का शास्त्रीय सिद्धांत। ठीक है, रोजगार का शास्त्रीय सिद्धांत के बारे में। तो रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत पर केंज की कुछ आपत्तियां आलोचनाएं हैं जो इन्होंने बताया। जो मैंने अभी बताया, से का बाजार नियम अवास्तविक है। मैंने कहा कि जो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के द्वारा जो रोजगार का सिद्धांत दिया गया है वो से के बाजार नियम पर आधारित है। तो केंज ने अपनी क्या राय दी है? केंज के अनुसार परंपरावादी रोजगार सिद्धांत में एक मुख्य आधार से के बाजार नियम की आलोचना की है। इस नियम कि यह मान्यता अवास्तविक है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्माण करती है। इसका कारण यह है कि लोग अपनी सारी आय को खर्च नहीं करते और कुछ भाग को बचत कर लेते हैं। इसके फलस्वरूप कुल मांग और कुल पूर्ति कम हो जाती है। पर से के नियम के अनुसार लोग बचत नहीं करते, जितना कमाते उतना खत्म कर देते हैं। ये से का नियम है। ठीक है, आगे है, बचत और निवेश ब्याज सापेक्ष नहीं है। रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत में यह धारणा बिल्कुल भ्रमपूर्ण है कि बचत और निवेश ब्याज के माध्यम से बराबर हो जाते हैं। केंज के अनुसार बचत आय पर और निवेश ब्याज की दर पर, याद रखिएगा, और पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर निर्भर करती है। ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये बात। इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि ब्याज की दर में परिवर्तन होने से बचत तथा निवेश दोनों में परिवर्तन हो। आगे है, नेक्स्ट है, मजदूरी की लोचशीलता तर्क की आलोचना। केंज ने मजदूरी की लोचशीलता तर्क की भी आलोचना की है। उनके अनुसार मजदूरी की दर को एक सीमा से अधिक कम करना अव्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। मतलब ये है कि हम मजदूरी कितना भी कम कर ले, लोग आएंगे और काम करेंगे, यह संभव नहीं है किसी भी अर्थव्यवस्था में, क्योंकि लोगों की अपनी मांग होती है और लोग प्रचलित मजदूरी पे काम करने के लिए रेडी होंगे। पर अगर उनकी सीमांत उत्पादकता से कम होगी तो काम क्यों करेंगे? नहीं करेंगे, वो मना कर देंगे। तो कहीं ना कहीं क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं वो सही नहीं बैठता है, यानी कि सही नहीं है। नगद मजदूरी में कटौती करके रोजगार को नहीं बढ़ाया जा सकता। केंज ने परंपरावादी रोजगार सिद्धांत की आलोचना इसलिए की है क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार नगद मजदूरी में कटौती करके रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। केंज के अनुसार ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अगर नकद मजदूरी में कटौती करेंगे तो लोग बिल्कुल काम पे नहीं आएंगे।
आगे है अल्प बेरोजगारी संतुलन की संभावना। इस सिद्धांत का एक निष्कर्ष यह भी है, सही नहीं है, निष्कर्ष का स्पेलिंग यहाँ गलत है, थोड़ा मैं आप लोग को बता दूं कि निष्कर्ष जो है ये स्पेलिंग गलत है, निष्कर्ष, ठीक। यहाँ पर केन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में सामान्यतः पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है तथा संतुलन की स्थिति केवल पूर्ण रोजगार की स्थिति में ही संभव है। केन्स के अनुसार प्रत्येक अर्थव्यवस्था में अनैच्छिक बेरोजगारी पाई जाती है। तो याद रखिएगा, तो केन्स के अनुसार प्रत्येक अर्थव्यवस्था में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? अनैच्छिक बेरोजगारी। देखते हैं नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था में स्वयं समन्वय का अभाव है। केन्स के अनुसार रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत की यह भी धारणा है भी उचित नहीं है कि आर्थिक प्रणाली स्वयं समायोजित हो जाती है। तो स्वयं तो कोई भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक प्रणाली समायोजित नहीं होती है, उसके लिए कई नीति योजनाएं बनानी पड़ती है और उसको कार्यशील करना पड़ता है, ठीक है। आगे है सरकारी हस्तक्षेप न करने की नीति अस्वीकृत। तो केन्स ने क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के द्वारा दिए गए रोजगार का जो सिद्धांत है उसमें सरकारी नीति का जो अहस्तक्षेप की नीति को अपनाने की बात कही गई है वो अवास्तविक मानते हैं, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बिना सरकारी हस्तक्षेप के आर्थिक शक्तियां स्वयं ही बेरोजगारी को दूर करने में सफल होंगी, ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा। किंतु अगर 1930 की महामंदी को देखा जाए तो केन्स ने बेरोजगारी के समाधान के लिए परंपरावादी अर्थशास्त्रियों की जो सरकारी हस्तक्षेप ना करने की नीति को अस्वीकार दिया, क्योंकि 1930 में क्लासिकल इकोनॉमिक्स के जो सिद्धांत थे वो वहाँ पे फेल हो गए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखे, इनकी आलोचनाएं भी देख ली। तो ये कंप्लीट हो गया हम लोगों का रोजगार, आय तथा रोजगार का सिद्धांत, जो हम लोगों ने 2 देखा। तो आप लोग इसको अच्छे से देखो और आप लोग इसको समझकर अपना एक नोट्स बना लो, ताकि आप लोगों का झारखंड पीजीटी, टीजीटी या कोई भी एग्ज़ाम देते हो आप लोग, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे, अगर ये टॉपिक होगा तो आई होप इसमें आप लोगों को थोड़ी मदद हो जाएगी।